हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंजेला। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिंदी के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल यूटिलिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हमको सबसे पहले रिलेशनशिप समझनी है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल यूटिलिटी में, तो हमको ये डायग्राम जरूर समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक कमोडिटी ली है, मान लीजिए सिगरेट, और यहाँ पर एक और कमोडिटी है वाई, यानी हमने कॉफी ली है, और ये उसका इंडिफरेंस कर्व है। यानी इसमें 5 पॉइंट हैं, ए बी सी डी ई। तो अगर हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो कंज्यूमर ए से लेकर यहां तक इतना छोड़ रहा है वाई और गेन कर रहा है इतना एक्स, 1 से लेकर 2 तक। यानी कि ये वाला जो वर्टिकल लाइन है डेल वाई 1, ये लूज कर रहा है और यहां पर डेल एक्स गेन कर रहा है। ऐसा करने में वो एक लेवल है जो कि सेटिस्फैक्शन का उसको मेंटेन रख रहा है। यानी ए पर उसको जो लेवल मिल रहा था सेटिस्फैक्शन का, बी पर भी उसको वही मिल रहा है, क्योंकि अगर उसका वाई घट गया है तो एक्स बढ़ गया है। यानी टोटल लॉस उसको वाई में जितना हो रहा है यूटिलिटी के हिसाब से, उतना ही उसको फायदा एक्स में हो रहा है यूटिलिटी के हिसाब से। यानी यूटिलिटी यानी उसका सेटिस्फैक्शन उतना का उतना ही है। इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ आए बी से सी की तरफ, तो बी से सी की तरफ में भी उसको एक वाई लूज करना पड़ रहा है और उतना ही उसको एक्स गेन मिल रहा है। इसी तरीके से और नीचे आइए और नीचे आइए, तो ये देखने वाली बात होती है इसमें कि डेल एक्स वैसी का वैसे ही है, उतना एक एक यूनिट बढ़ता जा रहा है, लेकिन डेल वाई पहले ज्यादा बड़ा लॉस हुआ, फिर उससे कम लॉस हुआ, फिर उससे कम लॉस हुआ, फिर उससे कम लॉस हुआ। यानी एक्स के बढ़ने पर वाई का जो लॉस है वो कम होता जा रहा है। यानी एक्स के बढ़ने पर ज्यादा फायदा हमको नहीं हो रहा है जब हम वाई को देखें तो। यानी एक तरीके से एक्स के पार्ट पे ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका सिग्निफिकेंस डिक्रीज हो रहा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर मान लीजिए टोटल लॉस डेल वाई 1, डेल वाई 2, डेल वाई 3, डेल वाई 4, ये सब मिलाकर एक डेल वाई मान लिया हम लोगों ने। टोटल लॉस कितना हो रहा है डेल वाई, तो डेल वाई का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, उस मार्जिनल यूटिलिटी से जो हमको वाई प्रोडक्ट से मिल रही थी। ये हमारा लॉस है, लेकिन हमारा गेन भी तो है, और वो गेन क्या है डेल एक्स। हमारा हर बार डेल एक्स बढ़ा तो उसको हमने मार्जिनल यूटिलिटी से इनटू कर दिया, जो कि एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी थी। यानी हमारा लॉस और हमारा गेन यूटिलिटी के मुकाबले में बराबर है। यानी यूटिलिटी के रिस्पेक्ट में डेल एक्स और डेल वाई बराबर है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डेल वाई को यहीं रहने दें और डेल एक्स को नीचे ले आए इस तरीके से, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये वाला, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला गया। यानी ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, ये कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। यानी ये एक्स का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, हमने एक्स को सब्स्टिट्यूट किया है, यानी एक्स को चूज किया है किसके लिए, वाई के लिए। तो ये कहलाएगा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दो कमोडिटी के बीच में इक्वल होता है रेशियो उनके मार्जिनल यूटिलिटीज के बीच में जो है उसके। लेकिन यहां पर एक बात बहुत जरूरी समझने लायक ये है कि ये जो इनडिफरेंस कर्व का हमने एनालिसिस किया है, ये हमको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनके रेशियो से नहीं मिल रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर आप बोलेंगे ये फॉर्मूला कहां से आया, ये केवल समझने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच है। इसमें स्केल ऑफ प्रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी के बिहाफ पे नहीं निकाला जा सकता। यानी कि इनडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली निकाला जाता है कंज्यूमर से पूछकर या कंज्यूमर से जानकर
कि वो एक प्रोडक्ट को क्यों लेना चाहता है और दूसरे को क्यों छोड़ना चाहता है। बस दो में से एक को चूज करता है। इस बेसिस पर ये एनालिसिस बनाया गया है। हिक्स एलन का ये मेथड जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ये कहीं से भी मार्जिनल यूटिलिटी को इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन थ्योरी को समझने के लिए ये सारा एनालिसिस बनाया गया है। पर मेजरमेंट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी को यूज नहीं किया जा सकता इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि जो प्रिंसिपल है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये बिल्कुल एक ही जैसा है जैसा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। वो ये कहते हैं कि जो मार्शल ने अपना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल दिया था, ये एक तरीके से ट्रांसलेट किया है हिक्स ने और उसका नाम दे दिया है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और कुछ नहीं। और उनने इसमें इंडिफरेंस कर्व को समझाकर एक तरीके से एक ट्रांसलेशन दे दिया गया है। ये इन शॉर्ट इसी का ही एक थोड़ा सा अलग हटके वर्जन है। टर्मिनोलॉजी का एक डिफरेंस है इसमें, और इसके लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी दिए हैं उन इकोनॉमिस्ट ने। क्या कि ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी से, ये मार्जिनल यूटिलिटी में भी होता था और यहां पर भी वही हो रहा है। और जिस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती थी धीरे धीरे, वैसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी डिमिनिश होता है धीरे धीरे। डेल वाई धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये जो DMRS और ये DMU, ये दोनों एक तरीके से एक ही चीज है, मगर अलग अलग लैंग्वेज में इस्तेमाल किए गए हैं, अलग अलग तरीके से बोले गए हैं, ऐसा इन इकोनॉमिस्ट का कहना था, जो कि गलत था। प्रोफेसर हिक्स ने इसमें बहुत अच्छे तर्क दिए हैं और ये कहा है कि क्यों इंडिफरेंस कर्व अलग है, हटके है और मार्जिनल यूटिलिटी से और बेहतर है। सबसे पहला आर्ग्यू इन्होंने ये दिया है कि इट डिस्पेंसेस विद कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल अप्रोच इस्तेमाल होता है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में कार्डिनल सिस्टम इस्तेमाल होता था। यानी टोटल यूटिलिटी में से ऐड करना, माइनस करना यूटिलिटी को, ये सब होता था कार्डिनल में। मगर ऑर्डिनल ये नहीं बताता है कि कितना कम होता है, कितना ज्यादा होता है। कार्डिनल तो बता देता था, मगर ऑर्डिनल ये बताता है कि पहला ये है, दूसरा ये है, मगर कितना है ये नहीं बताता। ये एक डिफरेंस है। इट एक्सप्लेन्स द इनकम अफेक्ट एंड प्राइस अफेक्ट। एक तो यूटिलिटी में, मार्जिनल यूटिलिटी में इनकम को बिल्कुल कांस्टेंट मान लिया गया है। तो हिक्स ने कहा कि ये बहुत अनरियलिस्टिक है, ये अप्रोच इंडिफरेंस कर्व में लागू नहीं हो सकती। वो कहते थे कि ये जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये डिमिनिश इसलिए होता है क्योंकि एक कमोडिटी की यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है और दूसरे की बढ़ रही है, इसीलिए पहले वाली की डिमिनिश हो रही है। लेकिन केवल दो ही प्रोडक्ट नहीं, दो से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में भी इंडिफरेंस कर्व एनालाइज कर सकता है। तो हिक्स ने जो आर्ग्यू किया था कि DMRS सही है या उससे अच्छा है, ये ठीक बात है, और DMU से अलग है, क्योंकि ये दो प्रकार के गुड्स के कॉम्बिनेशन को भी टेस्ट कर सकता है, और इसलिए अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया जाने लगा है मार्जिनल यूटिलिटी के स्थान पे, क्योंकि ये मोर रियलिस्टिक है और अप्रोप्रिएट है। दैट्स इट। अब हम आगे वाले वीडियो में करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व के कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।